ओके, सो इस सेशन में हम लोग ये तीसरा और लास्ट सेशन है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम लोग थोड़ा लीनियर अलजेब्रा पे फोकस करेंगे और कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही बेसिक्स, अगर आपको मैटलब आता है तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। और अगर फिर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको बहुत सारी चीज़ हो सकता है नया मिल जाए आपको, लेकिन बेसिकली ये पूरा सेशन ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ यू स्टार्ट। मैं जस्ट कोशिश करूँगा कि हो सके तो बेसिक लर्निंग आपको दूं ताकि आप स्टार्ट कर सके। तो बेसिकली मैं कमांड विंडो का इनिशियली यूज़ कर रहा हूं, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बना रहा हूं। पहले मैं कमांड विंडो का यूज़ करूंगा, फिर मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि फंक्शन फाइल कैसे बनाते हैं, इफ एल्स एंड व्हाट एवर। ओके, तो सबसे पहले तो मैटलैब का एक चीज़ जानना बहुत सही है कि मैटलैब में मैटलैब बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है। सो अगर आप टाइप करते हैं 1 + 2 × 3, सो इट शुड गिव मी 7, सो इट इज गिविंग मी 7। सो एज हमने कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, अगर इसी की जगह हम लोग करते 1 + 2 × 3 तो वो भी 7 देता, लेकिन वो a = 7 देता, क्योंकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल a जिसके अंदर मैंने यह अर्थमेटिक ऑपरेशन किया है, तो a 7 यहाँ पे बन गया। जब मैं नहीं डिफाइन करूंगा तो ऑटोमेटिकली, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आंसर बोल के एक वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट वो सेव हो जाएगा। और अगर मैं इसके बाद अगर 4 × a करता हूँ तो ये 4 को a की जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेगी, तो वो 28 होगा। मगर एक चीज याद रखिए, अगर आपने a = कोई स्ट्रिंग डिफाइन किया, स्ट्रिंग का मतलब, अगर मैकेनिकल वाले और सिविल वाले जो देख रहे हैं, स्ट्रिंग अगर आपको समझ नहीं आती है तो ये एक है लेटर, जिसमें आप लेटर भी डाले हैं नंबर के साथ, वैसे कॉम्बिनेशन को ये मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है। सो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में a = स्ट्रिंग किया है। और अब क्या देख रहे हैं, पहले a = मेरा क्या था, 7 था। अब अचानक जब मैंने a = सेमी इन्वर्टेड स्ट्रिंग कर दिया तो a = स्ट्रिंग हो गया। तो एक्चुअली में अगर आप सेम वेरिएबल को दोबारा डिफाइन कर रहे हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यू ओवर रिटर्न हो जाएगी। सपोज a = मैं करता हूं हाई, देन इट विल ओवर रिटर्न फ्रॉम स्ट्रिंग टू हाई। यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क स्पेस में a = हाई हो गया। अब मैं अगर 4 × हाई करता हूं तो ये मुझे गलत बताएगा। क्यों गलत बताएगा? क्योंकि मैं स्ट्रिंग को 4 से गुना नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। मेरा देखो यहाँ पे, या मैं 4 × a करता हूँ, सॉरी मैं हाई लिख दिया था, मैं 4 × a करता हूँ तो मुझे ये क्या दिखा रहा है, मुझे कुछ और दिखा रहा है, जो एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं दिखा रहा है जो मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी ऊपर में आप जो भी वैल्यू डिफाइन किए हैं, आप उसी वेरिएबल को फिर वापस नहीं डिफाइन कीजिए। जो वेरिएबल एक बार ऊपर डिफाइन कर चुके हैं एक बार यूज करने के लिए, सपोज a = स्ट्रेस की वैल्यू आपको लेनी है, तो आप b = आप फिर से दोबारा स्ट्रेन की वैल्यू ले लीजिएगा। तो a और b सपोज स्ट्रेन ले लिया, कोई ठीक है, फिर a फिर से आपने कुछ और डिफाइन कर दिया तो a ओवर रिटर्न हो जाएगा। तो आप फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको गलत आंसर निकलेगा। तो वेरिएबल एक बार जो ऊपर a डिफाइन कर दिए, वापस उसको मत डिफाइन कीजिए, कुछ और नाम रखिए। बेसिकली आप कुछ और नाम रखिए, आप रामू, सोनू, मोनू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो मेनली अगर आप 4 × a की जगह पे अगर 4a डालते हैं, मैं फिर से a = 5 डिफाइन कर देता हूं, और 4 × a की जगह पे मैं 4a डालता हूं तो ये मुझे गलत बताएगा, क्योंकि वो अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 4 × a का मतलब 4 × a नहीं है मैटलैब में। तो ये, लेकिन ये आपको बताएगा कि क्या आपका मतलब ये था। तो ये देखिए आ गया डिड यू मीन, तो ये आपको बता रहा है क्या आपका मतलब ये था। अगर आपका मतलब ये था तो ओके, देन यू कैन अगेन इंटर एंड देन यू कैन गेट आंसर 20। ओके, सो बेसिकली ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। और एक चीज ध्यान रखिए कि ये पूरी बोर्डमास का रूल को फॉलो करता है। आपको ब्रैकेट डालना है जहां डालना होगा, पैरेंथेसिस जिसको बोला जाता है, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस,
ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। हाँ, तो आपको वो डालना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये बोर्ड मास के अनुसार मेरा अर्थमेटिक कैलकुलेशन करे। तो सारा चीज़ वही है। आप एक ही बार में मैं जैसे दे देता हूँ 2 + 2 into 3 and when if you want divide then it will be by 2. ओके, तो बेसिकली तीन को पहले डिवाइड, ये आपको देखना पड़ेगा ना पहले आपको कर क्या रहा है। ठीक है, ओके, then you have to, if you want to first look like this, then yeah, it should be right. Okay, so 5 इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले वो डिवाइड कर रहा है। अगर आपको गुना करना था पहले तो आप पैरेंथेसिस डिफाइन करना होगा आपको। ठीक है, and you can define your parentheses like this and then by default it is coming but if you define, let me define here. If you add like this and then yeah, you can get 6. so एक्चुअली ये बोर्ड मास के रूल को फॉलो करता है। तो आप लोग भी ये चीज़ को ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छा कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर के लिए सबसे पहले तो आप कैलकुलेटर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। फिर बोले मोबाइल तो है ही, चलिए कुछ और दिखाते हैं आपको। तो आप वेरिएबल को आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू वट एवर यू वांट। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं कि आपको x इज इक्वल टू सपोज आपका 5 है। तो अगर फिर से हम x इज इक्वल टू x + 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब है x will be overwritten by x + 1. so already x is equal to 5 है, तो x overwritten हो जाएगा 5 + 1 6 से। तो आप देख सकते हैं x is now 6। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस बार बाय डिफॉल्ट अर्थमेटिक जो ऑपरेशन करता है मैटलैब वो 15 डिजिट तक करता है। ठीक है, उसका प्रिसीजन 15 डिजिट तक है। लेकिन आपको डिस्प्ले में सपोज मैं पाई की वैल्यू पाई देने से पाई लेती है, पाई की वैल्यू 3.14, तो डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट दिखा रहे हैं। डेसिमल के बाद 4 डिजिट दिखा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमको और भी ज़्यादा देखना है, तो आपको फॉर्मेट लॉन्ग एक बार टाइप करना पड़ेगा एंड देन यू टाइप पाई, देन इट विल गिव यू सब 15 डिजिट। बट लेकिन अंदर ही अंदर जो कैलकुलेशन हो रहा है वो 15 डिजिट का प्रिसीजन लेके हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने पाई स्टार्टिंग में लिखा था तो वो 4 ही डिजिट में ले रहा था या 3 ही डिजिट में ले रहा था। अब ऐसा है कि अगर मैं फिर से वापस उसके विजिबिलिटी पे आ जाऊं, मतलब विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट 4 ही डिजिट है, अगर मैं उसके बाद विजिबिलिटी पे आ जाऊं तो मुझे सिर्फ आइदर मैं फॉर्मेट सिर्फ लिख सकता हूं, आइदर आई कैन जस्ट राइट फॉर्मेट एंड आई विल बैक टू द डिफॉल्ट, और आई कैन राइट फॉर्मेट सॉर्ट। ओके, तो दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट इज ओके। ओके, then if I write clear, then my all variable gone. If I write CLC, it will clean my screen। okay, उसके बाद मैं एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a इक्वल टू 7 कॉमा b इक्वल टू सपोज मैं a इज इक्वल टू 7 डिफाइन कर चुका हूं, b इज इक्वल टू नेक्स्ट मैं डिफाइन करूंगा cos ऑफ 7, तो मुझे cos 7 लेना है। ठीक है, cos 7 की वैल्यू चाहिए, और उसी के साथ मैं फिर से डिफाइन कर सकता हूँ c इज इक्वल टू sin ऑफ 7। ओके, sin ऑफ 7। ओके, तो ये एक ही साथ मेरे ले लिया a b c। एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर a इज इक्वल टू 7 आप लिखने के बाद अगर सेमी कॉलन लगाते हैं तो आपकी वेरिएबल आपका आउटपुट नहीं दिखेगा, आउटपुट सप्रेस हो जाएगा, लेकिन वो वेरिएबल में सेव हो जाएगा। जैसे सपोज अभी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 है, मैं क्या करता हूँ a की वैल्यू को ओवर रिटर्न कर देता हूँ 8 से। ठीक है, तो इस बार मैं जब अगर इंटर करूंगा तो अगर सेमी कॉलन के दे के मैं एंटर करूंगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो ये जो एरे है वो नीचे आ गया, लेकिन अंदर ही अंदर a की वेरिएबल चेंज होगी 8, बस आपके आउटपुट स्क्रीन में नहीं दिखा। तो जब आप बड़े स्क्रिप्ट लिखते हैं तब आप क्या करते हैं, आउटपुट को जो जरूरत नहीं है उसको सप्रेस कर देते हैं, ताकि टाइम ऑफ रन थोड़ा सा फास्ट होगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अगर आप सारे आउटपुट दिखाने लगेंगे तो आपका कंप्यूटर का लोड बढ़ता है। अगर आप वेरिएबल सेव कर रहे हैं अंदर ही अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
इसके बाद जैसे आप और भी पूछ सकते हैं, इनबिल्ट कमांड्स हैं बहुत सारे, साइन, कॉस, कॉस हाइपरबोलिक, सपोज आई हैव टू राइट कॉस हाइपरबोलिक 7, it should give me answer something different. If I will write tan hyperbolic 7, it will give me something different. And if I will write like square root, I want to find, then I will do sqrt square root. If I want to find the cubic root, then there is no cubic, I don't know if there is root or not, but I used to find like that is the power symbol, okay, then you have to do 1/3 and it will give you the 1/3 of the power, then you can go anywhere, okay. तो आप कुछ फंक्शंस और जान लेते हैं, जैसे पाई, सपोज मैंने डाला है कॉस ऑफ पाई, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, x इज इक्वल टू पाई डिफाइन करता हूँ, मेरे x इज इक्वल टू मेरा पाई हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस ऑफ x, तो x की वैल्यू पाई है, तो कॉस ऑफ x मतलब कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी देगी, ये -1 दे रही है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, साइन लिख लेता हूँ। हाँ, एक और चीज आपको, ये जो मैं अब क्या, देखो एक चीज और बता देता हूँ पहले, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है, करेक्ट, लेकिन ये पूरी 0 नहीं दे रहा है, ऑलमोस्ट इट्स 0 बट इट्स नॉट 0, इट्स ड्यू टू द मशीन प्रिसीजन, मशीन आपकी कितने प्रिसीजन तक लेता है, ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, आप अगर अप के एरो दिखाएंगे तो आपको लास्ट का जितने सारे कमांड आपने टाइप किए हैं वो सारा आपको दिखेगा, ठीक है, तो वो सारा आपको दिखेगा। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे आप आगे हम करते हैं, चलो ठीक है, 10x का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब 10 पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए 10 का मतलब होता है tan इनवर्स, ए 10 का मतलब इसमें tan इनवर्स होता है, तो tan इनवर्स पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कॉस निकाल लेते हैं, मतलब कॉस इनवर्स निकाल लेते हैं। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स में आ गया है ना कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स भी सपोर्ट करता है, बहुत पावरफुल है मैटलैब। तो फिर डिफाइन कर लेते हैं ए, सपोज ए, चलो कुछ और डिफाइन कर लेते हैं, जैसे log x डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो log जब भी देंगे तो ये e बेस पे देगा, ठीक है, हमको e बेस पे देगा। अगर हमको 10 बेस करना है तो यहाँ log 10 डालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमको 10 बेस पे देगा, जो है मेरा कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। अगर मेरे को सपोज मैं डिफाइन करता हूँ x इज इक्वल टू x इंटू -1, इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू रिप्लेस होगी किससे, x इंटू -1 से रिप्लेस होगी, तो पाई की वैल्यू रिप्लेस होगी -पाई से, ओके, पाई की वैल्यू रिप्लेस हो गई -पाई से। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेता हूं, ABS शॉर्टकट में एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो मुझे 3.1416 देना चाहिए, वो दे रहा है मेरे को, ठीक है। इसके बाद मैं और कुछ क्या कर सकता हूं, मैं साइन निकाल सकता हूं, ठीक है, SIGN क्या है साइन भाई, थोड़ा देख लो, ठीक है। तो ये साइन क्या है, माइनस, मतलब ये आइदर 1 होगा या -1 होगा। तो अगर नेगेटिव नंबर है तो उसकी साइन -1 है, पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी साइन +1 है, ठीक है। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ कि हाँ, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और कमांड है जिसे सील कमांड बोलते हैं, ठीक है। तो सील कमांड क्या करेगी, वो डेसिमल के पहले तक डेसिमल के बाद की सारे चीज को चॉप कर देगी, ठीक है। तो 3.1416 थी, x की वैल्यू अभी भी पाई है 3.1416 है, तो चॉप कर दी तो हमारे पास सिर्फ बचा -3, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में है, ठीक है, याद है ना भाई। हाँ, अब फ्लोर अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो फ्लोर क्या करेगा, उसको चॉप नहीं करेगा, राउंड ऑफ करेगा टू द नियरेस्ट इंटीजर, करेक्ट, आप लोग पढ़े हो ना प्रिसीजन। चलो आगे नेक्स्ट क्या है, सपोज नेक्स्ट कमांड लेट मी शो इज द रिमाइंडर कमांड। रिमाइंडर कमांड के लिए आपको रेम यूज करना है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 3 कितने हो गए, नहीं हुए ना, अच्छा, रिमाइंडर आपके डिवीजन, ओके, 1/3 तो गड़बड़ है, 4/2, ओके,
तो कुछ गड़बड़, तो गड़बड़ देखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग अगर आप इस तरफ फंस जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी फंस गया हूँ मैं, सिंपल है, फंस गया हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस तरफ फंसते हैं तो आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप यहाँ पे जो ये सर्च डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप हेल्प कमांड टाइप कर सकते हैं। शायद मेरा डॉक्यूमेंटेशन मैंने से इंस्टॉलेशन के दौरान डॉक्यूमेंटेशन को भी इंस्टॉल नहीं किया था, तो शायद ये ना हो, तब तक मैं ब्यूटीफुल, अगर आप देखना चाहेंगे मैटलैब का ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंटेशन है मैटलैब की वेबसाइट पे, आपको बस जाना है, उस कमांड को टाइप करना है। ओके, सो बेसिकली रैम आपका 4/2 नहीं करना है, आपको 4,2 करना था, ठीक है ना, तो मैं भी भूल गया था, 4,2 मेरे को 0 देना चाहिए, और 3,2 मेरे को 0.5 देनी चाहिए ना, 3 ओके, रिमाइंडर 1, सॉरी इट शुड नॉट बी पॉइंट, 5,2 ये भी 1 देनी चाहिए मेरे को, और ये 7, 57, 50, 50, 50, 50, 59, लेट्स टेक ये 4, सो मुझे रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए, या ओके। तो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा हुआ एरर आया, आप लोग को भी क्लियर हो गया। तो मैंने क्लियर डाल दिया, मैंने CLC डाल दिया, सारे चीज़ हट गए, करेक्ट। जब सारे चीज़ हट गए तो फिर से आप हम लोग ट्राई करेंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे आप कॉम्प्लेक्स, लेट्स डिफाइन समथिंग कॉम्प्लेक्स, ओके, 1 + 3j, करेक्ट, 1 + 3j कॉम्प्लेक्स में। अब मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बाहर करता हूँ, निकालता हूँ, ओके, बाहर करता हूँ ना, तो मैं कंजुगेट ऑफ ए डालता हूँ, तो ये मुझे कंजुगेट देगा। और फेज एंगल, लेट्स फाइंड फेज एंगल, समथिंग एंगल, फेज एंगल, लेट्स सी ये देता है कि नहीं देता है, और ये मुझे फेज एंगल देगा, करेक्ट। सबको पता है ना भाई? सब नहीं पता तो थोड़ा अपना मैथ रगड़िए, ठीक है। मैं फिर से इसको क्लीन कर देता हूँ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे क्या चलेंगे, अब थोड़ा सा हम एरे पे चलते हैं, मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो अगर हम A = रो वाइज लिखते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, तो देखो मैंने स्पेस दिया, आप कोमा भी दे सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या देख रहे हैं आप लोग कि हर रो चेंज करने पे हमको सेमीकोलन देना है। आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो अगर हमको A1,1 में लिखता हूं तो पहला रो पहला एलिमेंट मुझे मिलेगा, 2,2 लिखता हूं तो दूसरा रो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, और अगर मैं 2,1 लिखता हूं तो दूसरा रो पहला, माफ करना, ओके, आई थिंक कुछ दब गया था, ओके, हेल्प ब्राउजर है, ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट, हमारे पास हेल्प ब्राउजर था। सो आई थिंक F1 दाबने पे होता है, F2 दाबने पे हेल्प ब्राउजर खुलता है, ओके। 2,1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट देगा, ठीक है। तो हाँ, और क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ, चलिए भैया, सिर्फ A दबा दिए तो क्या होगा, वो फिर से जो A था उसी को उतार देगा, ये ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, ऑलरेडी जो पहले से है, A फिर से दबा के देख लेते हैं, A = A, फिर से A को उतार दिया। मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, तो मैं आई थिंक ट्रांसपोज के लिए TR यूज करना पड़ता है, या मे बी आई हैव टू चेक, आई ऑल्सो फॉरगॉट, ओके, सो टाइप करके देख सकता हूँ, ट्रांसपोज,
हाँ इसे आसान है, हम तो भूल गए थे। एक्चुअली कुछ नहीं करना है, ए के ऊपर ये कॉलम टाइप का लगाना, ये एक्चुअली ए टू द पावर टी, दैट्स, और यू हैव टू जस्ट राइट full transpose, so it will give you transpose of A, or you simply write A to the power, so that's okay, both are same ना, दिख रहा है ना दोनों सेम। आप इनवर्स निकाल सकते हैं INV करके, इनवर्स ऑफ A, it will give you inverse। पर इसमें क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है एक्चुअली इसका इनवर्स अगर आप निकालिएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। लेट्स फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ A। You can see it's nearly 0। if determinant is 0, उसके इनवर्स ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, आप निकाल नहीं सकते 1/0 इन्फिनिटी, इसका कंडीशन नंबर बहुत खराब होता है। अब क्या होता है कंडीशन नंबर, ये तो CS वाले बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जरूर टाइप कीजिए, ठीक है। हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कंडीशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो और नीचे कमेंट बॉक्स पे ये भी लिखिए कि what is the physical meaning of determinant is equal to 0। okay, so आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ट्रांसपोज हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, और मैं क्या कर सकता, हाँ और एक कैसे, जैसे मैंने बोला कि A2,1 अगर मैं लिखता हूं, इसको मैंने B पे सेव किया, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट जो भी आएगा वो B बोल के एक वेरिएबल में सेव होगा, है ना। चार मैं सेम चीज कर सकता हूं, इस बार क्या करूंगा, मैं सेमीकोलन डाल दिया ताकि सप्रेस हो जाए, तो कुछ भी नहीं दिखा। तो इसके पहले 4 दिखा था, अब कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है। अगर मैं B इक्वल टू A, मतलब अब मैं B को फिर से ओवर रिटर्न करूंगा, ठीक है, ओवर राइट करूंगा 2, और इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड, ठीक है, डॉट डॉट। तो इससे देने से वो क्या करेगा कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि उसको कौन सा कॉलम लेना है, वो सारे कॉलम लेगा, मतलब सेकेंड रो पूरा निकाल लेगा। निकाल दिया ना। आपके ए क्या थे पता है ना, आपके ए थे 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सेकेंड रो इसने पूरा निकाल लिया पूरा। इसी तरह आपको अगर पूरा फर्स्ट कॉलम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑल द रोज फर्स्ट कॉलम लिखना है, और जैसे ही आप लिखेंगे ऑल द रोज फर्स्ट कॉलम, आपका और इंटर मारेंगे तो इसने पूरी पहला कॉलम को निकाल दिया। समझ में आ रहा है? चलिए, वो तो लग तो रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि आप इसी तरह अगर आपने दोनों वाइल्ड कार्ड कुछ भी नहीं लिखा, मतलब मुझे नहीं पता मैं कौन सा रो लूंगा कौन सा कॉलम लूंगा, तो ये क्या करेगा, पूरी ए को बी पे कॉपी कर देगा, तो बी विल बी कॉपीड इक्वल टू ए। ओके, अब मैं सिंपली एक लंबा वेक्टर भी बना सकता हूँ, जैसे और कुछ बता देता हूँ, जैसे वंस, हाँ, और उसके पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। जैसे सपोज मैं साइज ऑफ मैट्रिक्स लिखता हूँ, तो साइज ऑफ ए क्या है, 3,3 का है, ठीक है। अगर मैं एक और चीज कर सकता हूं, सपोज मैं किया हूं a इज इक्वल टू 1 1 2 3, ओके। अब मैं साइज लिखता हूं तो मुझे क्या देगा, 1 रो 3 कॉलम, ठीक है। और अगर मैं लेंथ लिखता हूं तो मुझे सबसे बड़ा जो है रोज और कॉलम में वो देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम सपोज ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a इज इक्वल टू लीन स्पेस। लीन स्पेस का मतलब लीनियर स्पेस, ठीक है। लीन स्पेस 0 से लेके पाई तक जाएंगे, 0 से लेके पाई तक जाएंगे, और हर 100 टुकड़ा में तोड़ेंगे, मतलब 0 से पाई को 100 टुकड़ा में मुझे तोड़ना है इक्वली। तो आप देखिए ये 100 टुकड़ा में, ये आपका, अगर आप, मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, पाई की वैल्यू 3.16 होती है, 0 होती है, उसको कितने टुकड़ा में तोड़ा है, उसको 100 टुकड़ा में तोड़ा है। और अगर मैं इस बार साइन ऑफ ए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए लेते हैं, माफ करना,
हाँ साइन ऑफ ए लेते हैं, तो वो क्या करेगा, हर ए की वैल्यू को साइन के फंक्शन में डालेगा। इसका मतलब ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, ये 0 से लेके पाई के बीच में छोटा छोटा है, टूटा हुआ है। तो साइन जैसे ही साइन डालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू आएगी, साइन 0.03 की वैल्यू आएगी, साइन 0.06 की वैल्यू आएगी। तो मैं ऐसा किया, तो आप y इज इक्वल टू देखो, ये इसने क्या किया है, ए के वैल्यू को लिया है और y में साइन ऑफ ए की वैल्यू को रखा है। ये भी 100 का होगा। यहाँ पे साइज आप देख सकते हैं 1 × 100 का डबल है, ये साइज बता रहा है क्योंकि वैल्यू सारे तो दिखा नहीं सकता है। हाँ CLC में फिर से CLC करता हूँ और मैं इस बार साइज फिर से लिखता हूँ, साइज ऑफ x आई थिंक है, ओके x वेरिएबल है नहीं, साइज ऑफ a, साइज ऑफ b, ओके। तो b मेरा दूसरा कुछ था ना, साइज ऑफ y अभी हम लोग ने डाला ना, साइज ऑफ, तो साइज ऑफ ये भी 1 × 100 का था, 1 × 100 का था ये भी, और ये भी 1 × 100 का, करेक्ट। ओके, आप इस तरह और भी डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल है, एक और तरीका है डिफाइन करने का, लीन स्पेस नहीं करके, जैसे हमने लीन स्पेस किया ना, इसके पहले लीन स्पेस क्या किया हमने, 0 से लेके पाई तक 100 टुकड़ा में तोड़ा, किया ना 100। इस बार मैं क्या करूंगा, एक दूसरा तरीका अपनाऊंगा। मैंने 0 डाला और उसके बाद मैंने बोला नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा 0 से क्या होगा, 0.1। तो ये क्या करेगा, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करते हुए सपोज मैं 1 तक गया, तो ये क्या किया मेरा 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। अब मैं क्या करता हूँ, x का स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर अगर करूंगा तो मुझे सबका स्क्वायर करना है। मैट्रिक्स का तो स्क्वायर नहीं होता है ना, मैट्रिक्स का स्क्वायर करना वो अलग चीज है। डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया आपने, x × x का अलग बात, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं अभी थोड़ा देर में। तो आपको अगर हर नंबर को आपको स्क्वायर करना है तो आपको हर नंबर के लिए डॉट देना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉट करके उसके बाद पावर कैप देना पड़ेगा, उससे क्या होगा, वो हर नंबर को स्क्वायर करेगा। तो एक 0 का स्क्वायर 0, 0.01 का स्क्वायर 0.01, सॉरी 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.2 का स्क्वायर 0.04 एंड देन कीप ऑन गोइंग टू 1, ठीक है। उसके बाद हाँ, अभी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास 2 वेक्टर है, तो एक वेक्टर है 2, 3, 4, ठीक है। एक बी वेक्टर है, इस बार क्या किया मैंने, इसको ये कॉलम मैट्रिक्स है, 2 नेक्स्ट कॉलम पे नेक्स्ट रो, हाँ मतलब नेक्स्ट रो पे चला गया, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर डॉट लिखता हूं, ठीक है, डॉट डॉट सबसे, हाँ मैं अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए डॉट लिखता हूं और मैं a, b लिखता हूं, मतलब a और b, और वो मुझे देखो सजेशन भी दे रहा था। जब मैंने इसको डॉट के बाद ब्रैकेट दिया तो वो मुझे बताया क्या लेना है, उसने बताया a लेना है, b लेना है, फिर बोला डायमेंशन भी ले सकते हो या a और b भी ले सकते हो, और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मोर हेल्प पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ये हेल्प भी करेगा, मतलब आपको हेल्प करता है। तो a, b, तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट दे देगा। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये 3 का था और ये अपने आप को एडजस्ट करके इसने डॉट प्रोडक्ट निकाले, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 3 12 और सारे को जोड़ के उसने 25 दे दिए। नॉर्मली आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं कि आप रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से गुना करते हैं। तो आप सिंपली जो मैटलैब में जो इनटू है, अगर आपका मैट्रिक्स है तो वो इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये नॉर्मल हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो ये भी मुझे 25 दे रहा है। तो मान लो अगर बी ए, फिर से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, लेट इट क्लियर, लेट स्क्रीन क्लियर। सो मैंने डिफाइन किया एक 2 3 4, तो ये मेरा एक सिंगल रो मैट्रिक्स को, और मैं डिफाइन कर रहा हूँ सपोज ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ए मैट्रिक्स को खुद से ही डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं a × a लूंगा तो ये मुझे गलत बताएगा। क्यों गलत बताएगा, तो इसकी साइज कितनी है, a की साइज है आपकी 1 × 3, a की साइज कितनी है देख लिया जाए, ठीक है, a की साइज है 1 × 3।
तो 1 into 3 को फिर से 1 into 3 से तो हम गुना नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ना चाहिए कि आपका लास्ट का जो एलिमेंट है उसके पहले वाले सेकेंड वाले के पहले से मिलना चाहिए। तो अगर हमको नॉर्मल अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो हमको एक पहले वाले को ट्रांसपोज करना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू ए अगर मैं करूँगा तो मुझे फिर से क्या देगा, देखो इसमें क्या बना, ए ट्रांसपोज मैंने किया तो ए ट्रांसपोज किया तो पहला मेरा क्या था, रो था, रो कॉलम हो गया तो कितना हो गया, तो 1 into 3 था, 3 into 1 हो गया और फिर 1 into 3 हो गया, तो ये 3 into 3 का बन गया। तो एक्चुअली इंस्टीड ऑफ ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ये इसको डायडिक प्रोडक्ट बोलते हैं। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, आउटर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये गलत दिया, इसका मतलब आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज करना था, ए इंटू ए ट्रांसपोज करना था। तो आपको समझ में आना चाहिए ए इंटू ए ट्रांसपोज करना चाहिए, तो स्केलर प्रोडक्ट देता, ठीक है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आपको पता है अपने मैट्रिक्स को अपने मैट्रिक्स से गुना करने पर वो 0 देता है, तो ए कमा ए इसको 0 देना चाहिए, तो इसने 0 दिया। क्रॉस प्रोडक्ट उसको अपने मैट्रिक्स से करने पे 0 देना चाहिए, तो 0 दिया। तो आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितना मैट्रिक्स किस तरह गुना हो रहा है, ठीक है, किस तरह किस हिसाब से गुना हो रहा है, आपको उस हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप डिलीट कर सकते हैं। सपोज हमने क्या किया है, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, 1 3 का मतलब क्या होगा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगी 3 साइज की, मतलब 3 into 3 की, ठीक है। अगर मान लो मुझे लास्ट के रो डिलीट करने, तो मैं क्या करूंगा, ए लास्ट रो ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू, मैं हटाना ही चाहता हूं तो मैं ये दूंगा तो वो हट जाएगा पूरा। और अगर मैं 0 देता तो वो सारे 0 हो जाते। समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं। मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू ए, और इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट रो में। तो ऑलरेडी मेरे पास 3 रो है, उसके बाद रो में फिर मैं a डालता हूं तो क्या हो गया, ये ऑलरेडी था और उसके नीचे ये आसानी से प्लेस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैजिक, एक बहुत ही मैजिक है। चलो मैजिक स्क्वायर के बारे में कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए अगर समझ में आता है, व्हाट इज मैजिक स्क्वायर, ठीक है, पता है तो। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो नॉर्मली मान लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ आंसर इज इक्वल टू समथिंग मेरे पास आया था, ठीक है ना, आंसर इज इक्वल टू समथिंग मेरे पास आया था। तो मैं आंसर इंटू आंसर करूंगा, ये सिंपली है, ए एक मैट्रिक्स है, सॉरी इसको आंसर लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं बोला हूँ मैं जो कोई भी चीज वेरिएबल डिफाइन नहीं करूंगा, आउटपुट को किसी के अंदर नहीं डालूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आंसर बोल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आंसर इंटू आंसर को अगर करता हूँ गुना, तो इसका मतलब सिंपल वो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन जैसे होते हैं, ए इंटू ए, वो वैसा करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप जोड़ सकते हैं, आप आंसर प्लस आंसर कर सकते हैं, तो 2 मैट्रिक्स का जोड़ आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आप एक काम करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत ही मजेदार है। तो मुझे सपोज मैं पहले लिख लेता हूँ एक्चुअली मुझे हम लोग को करना क्या है, ठीक है ना। तो हमें करना है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1, ओके, x प्लस 2y इक्वल टू 1, एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है सपोज मेरे पास 7x प्लस 8y प्लस z is equal to, और मे बी लेट पुट इट समथिंग, इट्स नॉट देयर, z की वेरिएबल है ही, इज इक्वल टू 1,
तो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा। आप लोग गॉस एलिमिनेशन यूज किए होंगे ना, गॉस सीडल आपने यूज किया होगा, जैकोबी आपने यूज किया होगा। अगर आपने यूज किया है तो आप जानते हैं कि वो एक अलग प्रोसेस है, मैटलैब जो निकालता है वो एक अलग प्रोसेस होता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए न्यूमेरिकल मेथड, आप गॉस सीडल का भी कोड कर सकते हैं, आप गॉस एलिमिनेशन का भी कोड कर सकते हैं। आपको कोड करके आपको देखना चाहिए, एक्चुअल में इन रियलिटी आपको देखना चाहिए, ठीक है। आप बोलिएगा सर कितना काम करवाइएगा, तो एक्चुअली में मैंने क्या किया है यहाँ पे 1 2 1, ओके 1 2 1, एंड दूसरा में क्या हो गया 4 5 6 एंड देन 7 1 0। ये मेरी सपोज ए मैट्रिक्स होगी ना, ए मैट्रिक्स, जिसमें ए मैट्रिक्स और मेरी बी मैट्रिक्स, मतलब जो मेरी ax इज इक्वल टू वाई है, लेट मी पुट इट वाई, ओके। वाई मेरी क्या है 1 1 1, ठीक है ना। और मुझे अगर क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है a को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स ऑफ a हो जाएगी इंटू वाई। अगर मैं लिखूंगा तो मुझे आंसर देनी चाहिए, मुझे दी। और दूसरा तरीका सिंपल है, दूसरा तरीका सिंपल क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, a फॉरवर्ड स्लैश वाई, इसका मतलब इनवर्स ऑफ a इंटू वाई। दिख रही है सेम आंसर। चलो मजा आ रहा है, कुछ कुछ और निकाल सकते हैं। चलिए एक मैट्रिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं 2 5, सिंपल कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको बोलते हैं जीरोज मैट्रिक्स, सारे जीरो होंगे, सारे जीरो, ठीक है, सारे जीरो हैं। मैं क्या करता हूँ इसमें, ओके एक काम करता हूँ मैं, वंस मैट्रिक्स। तो ट्रेस, ट्रेस पता है क्या होता है, ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए स्ट्रेस टेंसर, मैकेनिकल के बच्चों, ट्रेस ऑफ ए स्ट्रेस टेंसर क्या देगा तुम्हें, ट्रेस ऑफ ए स्ट्रेस टेंसर क्या देता है, क्या वॉन मिसेस में, वॉन मिसेस स्ट्रेस जब निकालते हैं क्या उसमें स्ट्रेस के ट्रेस कंपोनेंट होते हैं, अगर होते हैं तो आंसर देना, नहीं होते हैं तो भी आंसर देना। तो ट्रेस क्या करेगा 1 इंटू 1 2। तो आपको समझ में आना चाहिए, फिजिक्स समझ में आना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रेस का क्या काम है। आपको डिटरमिनेंट निकालना है, आपको पता है जब दो रो समान होता है तो डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, what I have written, I have written determinant of A, not determinant of answer। अगर determinant of answer मैं लिखता हूं तो क्या आया, ऑलरेडी मैं लिख चुका था, ओवर रिटन। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको करता हूँ, ठीक है। देखो ओवर रिटन हो गया ना, मैंने जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए लिया तो आंसर में 47 ऑलरेडी आ चुका था, और फिर मैंने डिटरमिनेंट ऑफ 47 लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्केलर विल गिव मी स्केलर ना। अच्छा नहीं समझ में आया, कोई बात। अब मैं लेता हूं डिटरमिनेंट ऑफ आंसर, क्या देगा मेरे को 0। दो रो या 2 कॉलम बराबर होता है तो डिटरमिनेंट 0 होता है। चलो अब आगे हम लोग आइजन वैल्यू डिकम्पोजिशन थोड़ा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखो मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ब्रैकेट तब तक वो तुम्हें लिखने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नॉर्म लेता हूँ। क्या होता है नॉर्म, कमेंट बॉक्स पे लिखो,
रैंक। और नॉर्म भी बहुत तरह के होते हैं, ये कौन सा नॉर्म है? रैंक। रैंक 3 है। आइजन वैल्यू, जो वाइब्रेशन पढ़ते हैं उनको बताओ, आइजन वो बताएं आइजन वैल्यू क्या होता है। तो इसके आइजन वैल्यू ये हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर दोनों मिलेंगे। आपको करना क्या है ना, आपको डी और वी, ठीक है, ऐसे लिखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपके आइजन वैल्यूज हैं और ये आपके आइजन वेक्टर्स हैं, ठीक है। आप बहुत लंबा करते होंगे, आप पहले आइजन वैल्यू निकालते हैं ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट करके, फिर आइजन वैल्यू का हर वैल्यू को पुट करते हैं, फिर वहां से आइजन वेक्टर निकालते हैं। और ये तो आपको एक सिंगल लाइन का कोड में दे रहा है, तो हेल्पफुल है ना कोड, बहुत आसान बना रहा होगा, लेकिन आपको मैथ भी आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं डायग लिखता हूं, डायगोनल ऑफ ए, तो मुझे ये डायगोनल एलिमेंट्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लॉट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, प्लॉट सिखाता हूं। तो a इज इक्वल टू 0.02 मैं क्या कर रहा हूं, पाई बाई 100 के डिवीजन में जा रहा हूं। ओके, लेट मी पुट लाइक लीन स्पेस। ओके, लीन स्पेस में 0 से पाई तक जाऊंगा, ठीक है, और 100 स्पेस। ओके, मैंने F2 दबा दिया। हाँ, तो ये x दिया, मैं सप्रेस कर सकता था आउटपुट को, मुझे कुछ भी नहीं देता, ठीक। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो y सारे मेरे साइन ऑफ x है। अब नेक्स्ट मैं सिर्फ सिंपल कमांड टाइप करूंगा, प्लॉट x, y, ये मुझे प्लॉट देगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या कि मैंने, हाँ देखो, ये 0 से लेके 5 तक में मैंने ये प्लॉट किया साइन, ठीक है। अगर मैं इसको कलर चेंज करना चाहता हूं तो रेड, ठीक है, समझ में आ रहा है गुरु। और अगर इसको मैं ऐसा देता हूं तो आई थिंक इसको पहले देना, देख रहे हो, पॉइंट बी और डॉट डॉट बी, ठीक है। इसी तरह का एक और कमांड है जिसको बोलते हैं स्कैटर। प्लॉट में तो जोड़ देता है इस लाइन से, लेकिन आप स्कैटर में आप क्या कर सकते हैं, एक्स वाई, आपको सिर्फ वो पॉइंट देगा, आपको जोड़ेगा नहीं, आपको सिर्फ वो पॉइंट देगा, ठीक है। आप एक साथ दो प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर x कमा एक ही प्लॉट में साइन 2 इंटू की जगह हम डॉट दिए हैं, ये इंटू, देखो ये जो इंटू है इसके आगे डॉट दिए, इसका मतलब 2 हर एलिमेंट से गुना होगा, क्योंकि x मेरा क्या है, x मेरा लंबा सा क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर को 2 से गुना करेंगे, होगा गुना, तो सारे एलिमेंट वाइज को हमको गुना करना है, तो उसमें डॉट इंटू कर रहे हैं हम, ठीक है, ये चीज याद है। तो एक ब्रैकेट यहाँ साइन के लिए क्लोज हुआ, एक वहां क्लोज हुआ, एक और ब्रैकेट फाइनली जब क्लोज करोगे, देखो वहां पे थोड़ा सा, यहाँ पे गौर करना, फिर से करता हूँ, देखो यहाँ गौर करना, आ गया ना, इसका मतलब टोटल ब्रैकेट क्लोज हो गया। और ये 2 ग्राफ को तुम एक साथ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अब तुम इसी को क्या कर सकते हो, जो प्लॉट किए हो, इसी के बाद तुम लीजेंड डाल दो, ठीक है। लीजेंड पहला साइन एक्स है, दूसरा साइन 2x है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है ना। देखो साइन एक्स है, साइन 2x, तो ऐसे ही प्लॉट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। समझ में आ रहा है, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे रिसोर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चीजों को छोटा करता हूँ, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को हो गया होगा, और मैं कुछ दूसरा चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो
ये आपका स्क्रिप्ट है। सपोज यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है न्यू स्क्रिप्ट। सो आप अगर यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट दिए हैं और मैं इस स्क्रिप्ट को सेव कर लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लिया हूँ। सेव करने के बाद इसका नाम रखता हूँ टेस्ट। सपोज मैंने, तो कोई भी स्क्रिप्ट होगा ऑटोमेटिकली .m के एक्सटेंशन के साथ आएगा। तो ये test.m, ठीक है। तो ये test.m हो गया। तो आप कोई भी चीज़ अगर आपको सपोज लिखना है कि ये स्क्रिप्ट किसके लिए है, जिसको कमेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको आपका मैटलैब रीड नहीं करेगा, ठीक है। आप पाइथन में करेंगे तो हैज जैसा होता है, या हाँ हैज होता है पाइथन में, और यहाँ पे आपको परसेंटेज मिलेगा। तो परसेंटेज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये कोड है क्या। सो दिस इज ए टेस्ट कोड। उसके बाद हमने टेस्ट कोड पे लिखना स्टार्ट कर रहा है। x इज इक्वल टू लिन स्पेस 0 से लेके पाई तक गए 100 क्वांटिटी तक, ठीक है। हाँ, और इसके बाद देखो हमने आउटपुट को सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ सेमीकोलन दे दिया, जो स्क्रीन पे कमांड विंडो पे नहीं आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है। और उसके बाद मैंने z इज इक्वल टू डिफाइन किया कॉस ऑफ x, ठीक है। और फिर मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्लॉट x, y, x, z, मतलब दोनों प्लॉट कर रहे हैं, x, y को भी और x, z को भी, ठीक है, एक ही प्लॉट में, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेव कर लूंगा। अब मैं क्या करूँगा, ये एक ही बार में मैं इसको रन कर सकता हूँ। मुझे बस ये रन बटन दबाना है। जैसे रन बटन दबाया ये मुझे रन करके दे दिया, मैं इसे काट सकता हूँ। और हर बार, लेकिन ये वेरिएबल सेव हो गया, तो बेटर है कि आप आगे भी रन करें। उसके लिए हर बार आप क्या करें, अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो पहले 2 कमांड ये 2 लिख ही लें। क्लियर CLC, क्लियर ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये चीज आप लिख ही लें, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक पोर्शन रन करें और फिर आप दूसरा पोर्शन रन करें, ऐसा भी हो सकता है। अगर पूरा कोड आप एक ही बार में बहुत लंबा है तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको डबल परसेंटेज देना पड़ेगा। ये कोड को 2 हिस्सा में तोड़ देगा, ठीक है। पहला हिस्सा को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई भी रन कीजिए, और डिपेंडेंट है तो पहला वाला पहले रन करेगा फिर ना दूसरा रन करेगा। तो पहला वाला रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल इंटर मारना पड़ेगा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आ गई। x इज डिफाइन किए लिन स्पेस 0 से 100 तक, पाई की स्पेसिंग 0 से लेके पाई तक, जिसमें 100 होंगे। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं इसको खोल भी सकता हूँ, x को खोला ना, इसको खोल दिया तो y इज इक्वल टू साइन हो गया। उसी तरह z इज इक्वल टू कॉस x हो गया, और प्लॉट इज इक्वल टू x, फिर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर वो आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया स्क्रिप्ट। अब फंक्शन क्या होता है, तो सपोज मान लो कि मुझे कोई भी चीज बार बार यूज करनी है, ठीक है, कोई भी चीज बार बार यूज करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी फंक्शन का डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं क्या, तो लेट्स एज्यूम एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं, जिस फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू में जाके एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन में क्या है, ये आउटपुट आर्ग्यूमेंट है, तो आउटपुट का नाम हम कुछ भी रखते हैं, कोई भी रखते हैं, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट का नाम होगा, सपोज एक नया स्क्रिप्ट बना रहे हैं 10th रूट, ठीक है। इनपुट मुझे क्या देगा, मैं नंबर इनपुट, तो मुझे इनपुट नंबर मांग देना है। आउटपुट मुझे क्या देगा, 10th ऑफ रूट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो भी आउटपुट यहाँ डिफाइन किए हैं इस जगह पे, उसी आउटपुट को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। आउटपुट सपोज इस जगह पे हम लिखते हैं, चलो विकास, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विकास, ठीक है। तो विकास इज इक्वल टू इनपुट जो भी मिल रहा है यहाँ पे, उसका पावर कितना 110,
हम डॉट दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट का मतलब है इंडिविजुअल, जब एक ही नंबर आएगा तो इंडिविजुअल, और जब एक साथ एरे देंगे तो सारे को निकाल देगा मेरे का वन रूट। मतलब एक साथ अगर 10 नंबर देंगे तो 10 का एक साथ निकालेगा वो, तो डॉट। ठीक है, तो मैं 10th रूट को इसको सेव कर लिया, तो सेव कर लिया, मुझे उसी फोल्डर में सेव किया। यहाँ देखो, यहाँ test.m है, यहाँ 10th root.m है। तो अब मैं एक कोड लिखता हूँ जिसमें क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ फॉर लूप। ठीक है ना, फॉर लूप के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फॉर कैसे लिखते हैं फॉर लूप, फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10। देखो 1 to 10 का मतलब जैसे हम लोग अब उस समय लिखे थे ना 1, चलो कमांड विंडो में हम लोग फिर से आ गए हैं, इधर छोड़ दिए हैं, क्यों, दिखाने के लिए। 1 into 1 से लेके 10 तक अगर जाएंगे तो वो इक्वली तोड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 1 से लेके 2 के स्पेस पे जाएंगे तो ये क्या करेगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो मैं 1 से लेके 10 तक जा रहा हूँ। हर बार क्या करूंगा, और फॉर लूप सीधा फॉर इज इक्वल टू आई, फॉर आई इज इक्वल टू यहां से यहां तक, और मैं हर बार क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा, सिंपली प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस लिख देना है तो आपका प्रिंट हो जाएगा। या आपका डिस्प्ले भी, आप डिस्प भी यूज कर सकते हैं, डिस्प। ठीक है, पहले तो डिस्प कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प क्या करेगा, आई मतलब जो नंबर। ठीक है, और फिर मान लो फिर एक और डिस्प यूज करते हैं, योर 10th root is। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ai में सेव कर रहे हैं, मतलब 10 नंबर है तो a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10, मतलब एक वेक्टर बनेगा जिसके एलिमेंट, पहले एलिमेंट होंगे ai a1, दूसरे एलिमेंट होंगे a2, तो वेक्टर का नाम है a के अंदर 1, a के अंदर 2, a के अंदर 3, a के अंदर 4, ऐसे जा रहा है। ठीक है, लास्ट में जो a बनेगा वो 10 साइज के बनेगी, मतलब उसमें 10 नंबर होंगे। ठीक है ना, तो उसमें हमने क्या कर रहा है, मैंने एक अपना से, हम लोगों ने अपने बनाया ना यहाँ पे 10th रूट, तो मैं 10th रूट करूँगा। मैं जैसे ही ब्रैकेट दूंगा वो मुझे ऑप्शन बताएगा क्या डालना है, तो हमने डाला था ना वहाँ पे इनपुट, तो मैंने आई का स्क्वायर रूट करना है, ये 10th रूट करना है। ठीक है, और फिर मैं एंड करके फॉर लूप को यहाँ खत्म कर दूंगा। ठीक है, रन करके देखते हैं फॉर लूप को। ठीक है, तो सेव कर लेता हूं उसको, और इसको देखो यहाँ पे भी आएगा, देख रहे हो। तो a इज इक्वल टू मेरा पहले क्या आया, हर बार देखो स्टार्टिंग से देखो, ये विकास इज इक्वल टू, क्योंकि वहां पे हमने विकास लिखा था ना। क्यों लिखा था वहां पे विकास, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम लोग 10th रूट को, वेक्टर को खोले हैं, ये फंक्शन को खोले हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ सेमी कॉलन नहीं डाले। अगर हम सेमी कॉलन डालेंगे तो फिर विकास लिखा हुआ नहीं आएगा। तो सेव कर लेते हैं, क्योंकि सेमी कॉलन आउटपुट को सप्रेस कर देता है, बता चुके थे। तो फिर देखना क्या है आपको, हाँ, तो ये देखो हर बार क्या हो रहा है, पहले आया 1, फिर योर 10th रूट इज 1, फिर आया 2, योर 10th रूट इज, फिर a की वैल्यू हमने सप्रेस नहीं की है टेस्ट फाइल में, हमने a के बाद यहाँ सेमीकोलन लगाया है, नहीं लगाया है, तो a पूरा प्रिंट हो रहा है। इसकी पहला बार a जब प्रिंट हुआ तब a में कितने नंबर थे, पहले a में 1 नंबर थे, क्योंकि a 1 नंबर, फिर a में 2 नंबर हो गए, क्यों, पहला तो था ही, प्लस सेकेंड वाले मतलब कंपोनेंट वाइज, अगर ए आई का मतलब क्या है, कंपोनेंट, हर बार क्या हो रहा है, ए आई का मतलब पहला कंपोनेंट था, तो A1 था, एक ही एलिमेंट था उसमें, ए मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट था। दूसरा बार इसमें 2 में फिल हो गया, मतलब एक एलिमेंट तो था ही, फिर दूसरा हो गया, इस तरह करते हुए फिल होके जा रहा है, तो 2 3, और फाइनली जब तुम देखोगे तो ए में तुमको देखो 10 दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसी को वाइल लूप में कैसे लिखेंगे, वाइल i लेस देन इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 10। ओके,
तो आई का वैल्यू तो डिफाइन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आई लेस देन 10 अगर हम ऐसे इसको रन करते हैं, देखो यहाँ एरर बताएगा ना। हाँ, सो क्या लिखा हुआ है, आई 10th रूट, तो लेट मी टाइप आई का मतलब, ओ ये आई का मतलब वो ले लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से ले लिया, ठीक है ना, a+1 आई। तो ये काम करते हैं, इसको लिखते हैं b, ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो b लेस देन एरर इन टेस्ट लाइन नंबर 5, क्यों बोल रहा है भाई, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल b नाम का उस कुछ को पहचान ही नहीं पा रहा क्या b है, तो पहले b को 1 डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फॉर लूप में क्या किए थे, ai=1 2 गए थे, मतलब 1 से स्टार्ट ही किए थे। तो यहाँ पे वैसा कुछ सीन नहीं है, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक 10 से नीचे है ये मेरे को आंसर देता रहेगा, ठीक है। इस बार क्या गड़बड़ हो गया, ओह देखो यहाँ पे b दिए, यहाँ पे i दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे b दे रहे हैं ना, यहाँ पे b चेंज करना पड़ेगा। देखो गलती करोगे तो तुमको सीखने मिलेगा, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ओके। देखो आ गया, तो हाँ जब तक b 10 से छोटा है, ओ b तो हमेशा 10 से छोटा ही होगा ना, क्योंकि b आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये तो इन्फिनाइट लूप में फंस गया, इसको तो कल करना पड़ेगा, फंस गया। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में करना क्या चाहिए था, हमको हर बार b को एक स्टेप बढ़ाना चाहिए था, हमने वो नहीं किया। तो इसको किल करने के लिए मैं Ctrl+Z दाब रहा हूँ, पता नहीं अब किल होगा कि नहीं होगा। एक्चुअली में हर लूप में आपको b बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये b तो हमेशा 1 ही रह गया, तो 10 से नीचे ही होगा, तो ये इन्फिनिटली रन करता रहेगा ये मैटलैब, ओके। तो इसको बंद करने के लिए मैंने Ctrl+Z दबाया है, Ctrl+Z से किल हो जाता है, और अगर आपका किल नहीं हो रहा है देन यू हैव टू क्लोज दिस मैटलैब, ओके। So for this moment I will pause here, I will kill it, and then I will come and सिंगल वीडियो पे ही डालेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे वीडियो को बाद में, देख लेते हैं, ठीक है, फिर आते हैं। ओके, सो वापस आ गए हैं, और इस बार मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे b=b+1 डाल दिया है कि एवरी वाइल लूप में हर बार b एक स्टेप बढ़ जाएगा, अब ये इन्फिनाइट लूप में नहीं फंसेगा। चलिए देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं आप b जब 10 हुआ, 10 के बाद ऑटोमेटिकली b=11 हो गया, और वापस जब गया वो तो ये लूप से बाहर आ गया, और सेम प्रोसेस ये भी सेम प्रोसेस से स्टार्ट हुआ है। अगर आप स्टार्ट कीजिएगा, आपका यू कैन सी लाइक ए के एलिमेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और फाइनली ए 10 साइज का बन गया है। इसी तरह आप इफ लूप कर सकते हैं, जैसे इसी में हम लोग कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसमें आगे एक इफ लगा देते हैं, इफ बी इज इफ चलिए इफ रिमाइंडर आर इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ, ओके। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले मैं रिमाइंडर निकालूंगा आर, उसको आर में सेव करूँगा। किसके बीच में रिमाइंडर निकालूंगा मैं बी, और सपोज मैं b=2 से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं 2 से रिमाइंडर स्टार्ट करूँगा, तो आर मेरा रिमाइंडर बताएगा, ठीक है। और इफ आर इक्वल 0, अगर आर 0 है मतलब 2 से डिवाइड पूरी हो चुका है, तभी ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। उस तक करते हुए हमको क्या देखना है कि बी मेरा अब तक देखना पड़ेगा हमको कि बी एक्चुअली तो हमेशा 10 से ही बाहर आएगा, तो हो सकता है हम एक काम करते हैं, हम इसको इफ को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बी को बाहर रख रहे हैं, मतलब बी तो हर बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो इफ लूप में घुसे या ना घुसे। आप अगर इफ एंड को बी के बाद लगाते तो वो इफ लूप में जब घुसता तभी वो बी की वैल्यू बढ़ता, तो उस केस में क्या होता, फिर से एक इन्फिनाइट लूप की कंडीशन आ जाती, जब वो ऑलरेडी सपोज b=2 है, 2,2 0 पे है, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो इफ में कभी घुसता ही नहीं। चलिए देखते हैं इसको, चलिए तो फिर से वो उसी तरह आया,
और यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो किया है, इफ लूप लगाया है। इफ होता है, एल्स इफ होता है। आप लोग बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे रिसोर्सेस मिल जाएंगे ऑनलाइन, जो मैटलैब आपको सिखाएगा बहुत ही अच्छा तरीका से। आप कोर्सेरा पे जा सकते हैं, जहाँ पे मैटलैब का कोर्स हो सकता है। जो लोग खासकर मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं या डेटा साइंस का कोर्स करना चाहते हैं, खासकर मैकेनिकल वाले और सिविल वाले दोनों आपको भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डेटा साइंस पर कोर्स नहीं कर सकते। आपके पास, आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या कल दिन आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आपका एक्सपेरिमेंट होगा या आपका डेटा होगा, तो आपके पास लाखों डेटा होगा। अगर लाखों डेटा से आपको मीनिंगफुल वे निकालना है, तो बहुत लोगों को अभी जैसे मशीन लर्निंग का पता नहीं है, मतलब खासकर आई थिंक CS वाले को पता होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिकल और सिविल वाले को मशीन लर्निंग के उतने बारे में पता नहीं है, ना ही वो कोशिश किए हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए थोड़ा बता दूं। जैसे सपोज आपका मोबाइल है, ठीक है, आप मोबाइल में याद कीजिए कोई ऐप कभी आया करता था जिसमें आप चेहरा लाते थे तो वो उसका एज बताता था ना, 25, 26, जैसे कैमरा ऑन करते थे 25, 26 एज बताता था। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम और कर सकते हैं। आप 100 कुत्ते का फोटो लिए, ठीक है, 100 कुत्ते का फोटो लिए, 100 कुत्ते का फोटो को आप एनालिसिस करके आप ऐसा एल्गोरिथम तैयार किए कि वापस जब आप कोई भी किस्म का कुत्ता लाएंगे तो आपको वो बता सकेगा कि इसमें इतने हाइब्रिड पार्ट हैं, इतने इस कुत्ते की स्पीसीज के, एक दूसरे स्पीसीज के। अगर आप गौर किए होंगे, IIT रुड़की में कोरोना वायरस के टाइम में उन्होंने चेस्ट एक्सरे से मशीन लर्निंग यूज करके उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया था, जिसमें उसने चेस्ट एक्सरे का CT स्कैन का डेटा, अगर या चेस्ट एक्सरे का, आई थिंक नॉट CT स्कैन, चेस्ट एक्सरे का अगर वो डेटा डालता है तो उस डेटा के थ्रू आप बता सकते हैं इस लोग को कोरोना है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? आपके पास 100 डेटा हैं, आप 100 डेटा को मर्ज करके एक मीनिंगफुल वे तभी निकाले हैं कि जैसे ही आप फोटो का पिक्सल देते हैं, उस पिक्सल से आपका वो मैथमेटिकल एल्गोरिथम मैच करता है और आपका एक मीनिंगफुल वे निकलता है। तो ये मैथमेटिक्स है एक्चुअली, इट्स नॉट अबाउट द कोडिंग, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, यू हैव टू लर्न। आपको इंडस्ट्री में अगर आपका एरिया थोड़ा बड़ा करना है तो आपको ये सारे चीज़ सीखने पड़ेंगे। और खासकर हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ मशीन लर्निंग पे, मैं खुद काम किया हूँ मशीन लर्निंग पे, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इंडस्ट्री के लिए। आप अपना एरिया थोड़ा बढ़ा के रखिए कि आपको कल दिन ये ना हो कि आप सोच रहे हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो क्योंकि आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया, वो स्कोप जो है आपने नैरो किया है, आपको बड़ा करना होगा ये स्कोप, ठीक है। और